नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में आदिकाल हम लोग पढ़ रहे हैं। 5 वीडियो अब तक हो चुके हैं और आज का जो वीडियो होगा वो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में आदिकाल जो है यूपीएससी का सिलेबस, उसका ये संभवतः आखिरी वीडियो होगा। इसके पहले के क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। हर एक रचनाकार के बारे में जो हमारे सिलेबस में है वो सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रासो साहित्य के बारे में। अब रासो साहित्य बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और पूरा शुरू से अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। पृथ्वीराज रासो हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और पृथ्वीराज रासो की कहानी क्या है ये भी हमें समझनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उसकी ऐतिहासिकता क्या है, अलग अलग विद्वानों के उसकी ऐतिहासिकता से संबंधित क्या मत हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, धैर्य के साथ आराम से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले बात कर लें, जो लास्ट वीडियो हमने जहां पे एंड किया था वहां हमने बात की थी डिंगल और पिंगल के बारे में। अब डिंगल और पिंगल क्या है इसके बारे में डिटेल में आज की इस क्लास में पहले हम देख लेते हैं। इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पे आचार्य हरिप्रसाद शास्त्री जी का एक मत है। इनका मत क्या है, अब देखिए डिंगल और पिंगल किस प्रकार से अलग हैं, ये सारी बातें हमें समझनी है। इसी में अब डिंगल जो है, इसकी उत्पत्ति, इस शब्द की जो उत्पत्ति है उसको मानते हैं कि डगल शब्द से उत्पत्ति हुई। और डगल का जो इन लोगों ने मतलब बताया वो बताया कि डगल का मतलब होता है अनपढ़। अनपढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा न हो। अब जो अनपढ़ होगा उसकी भाषा भी अच्छी नहीं होगी। अगर पढ़ा नहीं है तो उसकी भाषा संभवतः अच्छी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिंगल इस प्रकार की भाषा होगी, इस प्रकार की शैली होगी जिसमें कि अशुद्धियां ज़्यादा होंगी। इस हिसाब से हम देखते हैं तो व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियां हैं ये हमें डिंगल में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पिंगल में हमें नहीं देखने को मिलती हैं ये अशुद्धियां, जितनी अशुद्धियां डिंगल में देखने को मिलती हैं। अब देखिए, डिंगल शैली जो है ये ओज गुण प्रधान शैली है। ओज गुण का मतलब क्या हुआ? ओज मतलब होता है वीर, वीरता की बात। तो वीरता से जिस शैली में वीरता आती हो उसको हम कहते हैं ओज गुण प्रधान शैली। ठीक है, अब हम बात करें पिंगल की, तो पिंगल शैली जो है इसमें व्याकरण ठीक है, व्याकरण में कोई अशुद्धि उतनी देखने को इसमें नहीं मिलती है। शुक्ल जी के अनुसार पिंगल जो है वो ब्रज भाषा का आरंभिक स्वरूप है। हर एक भाषा का एक अपना आरंभिक स्वरूप होता है। वो भाषा जैसे जैसे उसकी मानकीकरण होती है, जैसे जैसे स्टैंडर्डाइजेशन होता है, भाषा की एक मानक बनता जाता है और उस मानक के आधार पर भाषा परिष्कृत होती चली जाती है। परिष्कृत होने का मतलब है भाषा में सुधार होता है। अब पिंगल में भी सुधार हुआ। शुरुआत में जो शुक्ल जी का विचार है वो यह है कि ब्रज भाषा का जो शुरुआती रूप है वो वास्तव में और कुछ नहीं है बल्कि पिंगल है। लेकिन वहीं पे धर्मवीर भारती आते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आते हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और धर्मवीर भारती कहते हैं कि ये आरंभिक ब्रजवज नहीं है भाई, ये तो पूरी की पूरी ब्रज भाषा ही है। पिंगल शैली ब्रज भाषा ही है, आरंभिक वगैरह कहने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। किसके हिसाब से? तो धर्मवीर भारती और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिसाब से। आप लोगों ने छंद शास्त्र का नाम सुना होगा, छंद शास्त्र। अब छंद शास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं पिंगल। पिंगल को हम छंद शास्त्र के रचयिता के नाम से जानते हैं। तो यहां भी आप पिंगल का एक वे में पिंगल को इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजेदार टॉपिक पर, पृथ्वीराज रासो की कथा क्या है, पृथ्वीराज रासो में वास्तव में कहानी क्या है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके कि कहानी क्या है। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आगे के स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि महाकाव्य क्या होता है। अजमेर के एक राजा थे, उनका नाम था सोमेश्वर। ठीक है, कहानी मैं बता रहा हूं, बिल्कुल कहानी जैसा सुनना मेरे भाई, कहानी जैसा सुनोगे मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है। मैं बहुत ही सरल तरीके से पृथ्वीराज रासो की पूरी कहानी 5 से 7 मिनट में आप लोगों के सामने रख दूंगा। उसके बाद उस कहानी से संबंधित कहीं पर कोई भी प्रश्न आए, आप बिल्कुल निस्संदेह होकर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तब भी ये कर सकते हैं। विश्वास करिएगा, विश्वास से आपको ये बात पता लग जाएगी 2-4 स्लाइड जैसे ही आगे बढ़ेगा। अजमेर के राजा थे, उनका नाम क्या था? तो सोमेश्वर नाम था। उनका विवाह होता है अनंगपाल की पुत्री के साथ। किसके साथ? तो अनंगपाल की पुत्री के साथ। अब अनंगपाल की पुत्री का नाम कुछ भी आप मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं एक्स। तो एक्स के साथ किसकी शादी होती है? सोमेश्वर की शादी हो जाती है। ये अजमेर के राजा रहते हैं। अनंगपाल की एक दूसरी लड़की है, उसका नाम हम मान लेते हैं चलिए वाई। अब 2 लड़कियां हैं, पहली लड़की की शादी कहाँ हो गई? अजमेर के राजा के साथ हो गई, जिसका नाम सोमेश्वर है।
जो लड़की वाई है, अनंगपाल की जो दूसरी लड़की है, इसकी शादी हो जाती है विजयपाल से। ठीक है, विजयपाल कहाँ का राजा है? तो कन्नौज का राजा है। यहाँ आप देख सकते हैं कन्नौज के राजा विजयपाल से अनंगपाल के दूसरी लड़की की शादी हो जाती है। अब विजयपाल का एक पुत्र होता है, उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है जयचंद। जयचंद का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो ये वही है जयचंद जो कि कौन है भाई? पृथ्वीराज चौहान की मौसी का लड़का है। ठीक है, अब बात करें पृथ्वीराज। अब देखिए पृथ्वीराज रासो जो है इसमें सामंतवाद को भी दिखाया गया है। चंद्रबरदाई ने इसमें लिखा है, तो इसमें सामंतवाद का बड़ा ज्यादा उल्लेख है। इससे यह पता चलता है कि उस समय सामंत जो होते थे ना, बड़े ही पावरफुल होते थे, बड़ी शक्तिशाली होते थे। इसका उदाहरण आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो में एक प्रसंग आता है कि पृथ्वीराज चौहान का एक सामंत था, उसका नाम था कन्ह। क्या नाम था भाई? उसका नाम था, पृथ्वीराज रासो के सामंत का नाम था कन्ह। अब कन्ह जो है ये भीमदेव चालुक्य के भाई का वध कर देता है। देखिए यहाँ अवध लिखा है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको अवध को काटिए, वध कर देता है। ठीक है, पृथ्वीराज का सामंत कौन है? कन्ह है। कन्ह भीमदेव चालुक्य के भाई का वध कर देता है। भीमदेव चालुक्य कोई एक व्यक्ति है, उनके भाई का वध कर देता है। ये क्या दिखाता है कि तुम्हारा सामंत यदि किसी आम आदमी की हत्या करता है, इसका मतलब सामंतवाद पूरे चरम पर था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान कन्ह को एक दंड देता है। दंड ये देता है कि पूरे जीवन भर तुम अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध कर रहोगे, ये वो दंड दे देता है। लेकिन इस दंड से क्या वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा जिसके भाई की हत्या की गई है? नहीं संतुष्ट होगा। तो भीमदेव चालुक्य जो है वो पृथ्वीराज चौहान का क्या हो जाता है भाई? विरोधी हो जाता है। विरोधी हो जाता है। भीमदेव पूरे गुस्से में भरा हुआ है। अब भीमदेव क्या है कि वो अपना विवाह करना चाहता है इच्छिनी से। ठीक है, किससे करना चाहता है? तो ये देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको आप सही मानिएगा, ये है नाम इच्छिनी। इच्छिनी से भीमदेव शादी करना चाहता है। अब इच्छिनी है कौन भाई? तो इच्छिनी भीमदेव की पत्नी की बहन है। यानी कि भीमदेव जो है ये और किसी से नहीं बल्कि अपनी साली से ही शादी करना चाहता है। क्लियर है? भीमदेव अपनी साली से खुद शादी करना चाहता है। अब भीमदेव की जो पत्नी है वो नहीं चाहती है कि उसकी बहन से उसके पति की दूसरी शादी हो। कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा, सीधी सी बात है। अब क्या मजा यहाँ पे देखिए कैसे कहानी कैसे मोड़ लेती है पृथ्वीराज रासो में। भीमदेव का जो ससुर और जो सास हैं ये लोग क्या करते हैं कि अपनी बेटी इच्छिनी का रिश्ता पृथ्वीराज के पास भेज देते हैं। भीमदेव गुस्से में है पृथ्वीराज से, कहानी समझिए, सीन समझना। भीमदेव गुस्से में है पृथ्वीराज से। भीमदेव अपनी साली से शादी भी करना चाहता है। भीमदेव के सास ससुर रिश्ता भेज देते हैं किसके पास? पृथ्वीराज के पास। एक तो पहले से उसके भाई की हत्या हुई है तो वो गुस्से में है, दूसरी वो जिससे शादी करना चाहता है उससे भी पृथ्वीराज शादी कर लेता है। इसके चलते क्या होगा? युद्ध होगा। युद्ध होगा किसमें किसमें? तो भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान में एक युद्ध होता है। जीतेगा कौन? तो पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान जीतता है तो क्या होता है भाई? इसकी एक शादी हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की शादी किससे होती है यहाँ? तो इच्छिनी से होती है। आगे बढ़ते हैं। एक तो ये कहानी हो गई। एक विवाह और देखते हैं पृथ्वीराज चौहान का। याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों के बारे में चर्चा है। पृथ्वीराज चौहान ने 14 शादियां की थी। किसके हिसाब से? तो पृथ्वीराज रासो के हिसाब से। देखिए अब एक राजकुमारी है, दूसरा सीन, एक सीन खत्म, दूसरे सीन पे आते हैं। एक और राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम है शशिव्रता। क्या नाम है भाई? तो उसका नाम है शशिव्रता। शशिव्रता राजकुमारी जो है इससे प्यार करता है जयचंद का भतीजा। जयचंद कौन है? पृथ्वीराज चौहान की मौसी का लड़का है। पृथ्वीराज चौहान की मौसी के लड़के का भतीजा यानी कि जयचंद का भतीजा एक राजकुमारी है शशिव्रता, उससे शादी करना चाहता है। एक हंस होता है, हंस पक्षी के बारे में सुना आपने? अब हंस क्या करता है कि वो राजकुमारी शशिव्रता के पास जाता है और पृथ्वीराज चौहान के बारे में उनको बताता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान बड़ा ही सुंदर है, बड़ा शक्तिशाली है, ये सारी बातें वो बताता है। जैसे ही वो चौहान जी की बड़ाई करता है वैसे ही राजकुमारी मोहित हो जाती है किस पे? पृथ्वीराज चौहान पे। इसके चलते जयचंद से कटुता बढ़ जाती है। जयचंद से किसकी कटुता बढ़ रही है? पृथ्वीराज चौहान की। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज अब अगला कहानी का अगला पार्ट महाकाव्य है तो सिर्फ एक ही कहानी नहीं होगी, कई सीन होंगे। एक सीन ये है, इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान अपने एक मंत्री की हत्या करवा देता है।
मरवा देता है। क्यों मरवा देता है मंत्री को? क्योंकि उसका जो मंत्री होता है उसका नाम है कैमास। अब कैमास साहब जो हैं वो एक दासी पर मोहित हो जाते हैं दासी पर, उसके साथ शादी विवाह करना चाहते हैं। तो जैसे ही इस प्रेम प्रसंग का पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को, वो अपने ही एक मंत्री को मरवा देता है। इस मंत्री के मरवाने के बाद दिक्कत भी है। दिक्कत इस बात की है कि ये बड़ा ही कुशल मंत्री है और आप अपने मंत्री को मार देंगे, आगे आपको अपने राजकाज भी तो चलाने हैं। तो एक तो दिक्कत यहाँ पर यह आ जाती है कि कैमास को आपने मरवा दिया। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में कड़े शब्दों में निंदा करता है, किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि तुमने अपने मंत्री को मरवा दिया। हालांकि ये एक चारण काल से संबंधित महाकाव्य है, इसमें दरबारी काव्य का भाव होना चाहिए और है भी। अपने राजा की प्रशंसा नहीं करेंगे तो कौन राजा आपको दरबार में कभी बनाकर रखेगा? कोई नहीं रखेगा। इन सब के बावजूद भी पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई फटकारता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को, उसके मंत्री की हत्या करवाने पर। आगे बढ़ते हैं, एक विवाह और देखते हैं पृथ्वीराज चौहान का। अब देखिए, जयचंद की पुत्री है संयोगिता, उसका नाम है। ये मैं पृथ्वीराज रासो के हिसाब से बता रहा हूं, उस ग्रंथ में जो है। जयचंद कौन है? पृथ्वीराज रासो की मौसी का लड़का। मौसी के लड़के की लड़की से किसकी शादी होती है? जयचंद की पुत्री है संयोगिता। अब ये पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो जाती है, इसको भी प्यार हो जाता है। जैसे ही पृथ्वी पर ये मोहित होती है, पृथ्वीराज को पता चलता है, पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं और पहुंचते हैं। युद्ध भी होता है वहां पे, अजमेर में युद्ध होता है और पूरा युद्ध वगैरह होने के बाद से वो संयोगिता को लेकर कहाँ चले आते हैं? अपने घर आ जाते हैं। अपने घर अजमेर आ जाते हैं वो युद्ध किसको लेकर भाई? तो संयोगिता को लेकर। अब जयचंद के अंदर कटुता का भाव तो है ही, तुमने उसकी बेटी को भी तुम भगा कर लेके चले आए, शादी कर लिया, कटुता और बढ़ गई। हालांकि बाद में जयचंद मान भी जाता है और दहेज वहेज के रूप में कुछ चीजें भी भेजता है। अब यहाँ पे केस आता है दूसरा। अब केस क्या आता है भाई? तो पृथ्वीराज चौहान की एक और पत्नी थी, याद करिएगा, इच्छिनी, जिससे भीमदेव शादी करना चाहता था, उससे भी तो शादी कर लिया है। एक इधर नया विवाह करते हैं साहब, किससे? तो संयोगिता से। दोनों पत्नियां एक ही घर में आती हैं तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्रेम तो हो नहीं जाएगा, दोनों के बीच में कटुता होगी। कटुता हो जाती है, बड़ा दोनों के बीच में पारिवारिक क्लेश वगैरह चलने लगता है। हालांकि बाद में पृथ्वीराज चौहान जब समझाता है तो दोनों मान जाती हैं और आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगती हैं। पृथ्वीराज अब विलासिता में डूब गए हैं, शादियां 13-14 हो गई हैं, राजकाज से ज्यादा मतलब है नहीं, मंत्री को भी मरवा दिया है, एक बड़े अच्छे मंत्री को, अच्छे कहने का मतलब कुशल मंत्री को। अब इसी बीच में कई बार गौरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गौरी कई बार आक्रमण करता है, कई बार हार जाता है, फिर एक बार अच्छा मौका देखकर एक और आक्रमण करता है। कौन? तो मोहम्मद गौरी। इस बार जब गौरी आक्रमण करता है तो पृथ्वीराज चौहान हमीर से जाते हैं सहायता मांगने के लिए। जब ये सहायता मांगने के लिए किसको भेजते हैं? तो चंद्रबरदाई को भेजते हैं। चंद्रबरदाई साहब जाते हैं वहां सहायता मांगने के लिए। हमीर क्या करता है? चंद्रबरदाई को बंदी बना लेता है। ये गए हैं सहायता मांगने की, हमारे युद्ध में हमारा साथ दो, इन्हीं को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। आगे पृथ्वीराज रासो में ये प्रकरण मिलता है कि यहाँ पर पृथ्वीराज हार जाते हैं और उनको लेकर चला जाता है गौरी। कहाँ? तो गजनी, एक देश है, गजनी लेकर चला जाता है, वहां उनकी दोनों आंखें निकाल लेता है। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, इधर चंद्रबरदाई साहब को तो बंदी बनाया गया है, इनको पता चलता है कि हमारे जो राजा साहब हैं उनकी आंखें निकाल ली गई हैं और उनको गजनी ले गया गया है। 2.5 महीने के समय में पूरा पृथ्वीराज रासो लिखते हैं बैठ के ये, और लिख के अपने एक पुत्र हैं इनके, जलहर नाम है, उनको लिख लाख के दे देते हैं और कहते हैं कि जो बचा खुचा होगा वो तुम लिखना इसमें, और अब मैं चल रहा हूं कहाँ? अपने राजा के पास गजनी जाता है। अब चंद्रबरदाई क्या करता है? जाके वहां मोहम्मद गौरी से बताता है कि गौरी, जिसको तुमने बंदी बनाया है पृथ्वीराज को, इसके पास एक बड़ा अच्छा गुण है, सीख लो इससे। क्या गुण है? तो गुण यह है कि यह शब्दवेदी बाण चलाता है। अगर कहीं आवाज आ जाए दूर से तो बिना आंखों से देखे ये तीर धनुष तान के ऐसा मारेगा बाण कि जहां से आवाज आ रही है उस वस्तु पर, आवाज का जो सोर्स है, डायरेक्ट उसको जाके तीर लगेगा। बड़ा अचंभित होता है गौरी, कहता है क्या ऐसी बात सही है? चंद्रबरदाई करता है आपको नहीं विश्वास है तो बुलाइए, अभी बात बराबर हो जाएगी, देख लीजिए। बुलाता है, मंच सजा है और पृथ्वीराज चौहान को धनुष तीर दे के कहता है कि अब मैं बोलूंगा तो तुम मारो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वहाँ पे एक काव्य है, 2 लाइन का है, दोहा में बताता हूँ क्या हुआ।
वो वहां पे जो चंद्रबरदाई है, जो कवि है, वो कहता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट, 8 उंगली 24 गज और 8 उंगली के ऊपर एक मंच पर चौहान वो बैठा है। कौन बैठा है भाई? तो गोरी बैठा है, और अब चूकिए मत, चौहान से कहता है। बस ये उसमें लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में ये लिखा है कि इस दोहे को सुनते ही पृथ्वीराज चौहान तीर धनुष तान के ऐसा बाण मारते हैं कि वो जाके लगता है मोहम्मद गोरी को, और मोहम्मद गोरी के प्राण पखेरु वहीं पर उड़ जाते हैं। ये कहाँ मिलता है? पृथ्वीराज रासो में। इसके संबंध में मतभेद भी हैं। कई लोग कहते हैं कि इतिहास में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो खैर, मतभेद तो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे ही। अब देखिए, कौन मर गया? गजनी मर गया। बाद में ये उसमें लिखा मिलता है पृथ्वीराज रासो में कि अंत में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के छाती में, एक दूसरे के सीने में खंजर घोंपकर दोनों अपने आप मर जाते हैं। दोनों अपनी जीवन लीला को वहीं पर खंजर घोंपकर समाप्त कर लेते हैं, और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ यहीं पर समाप्त हो जाता है। पृथ्वीराज रासो में क्या क्या चीजें थी, कहानी तो मैंने बता दिया आपको। इस कहानी का फायदा आपको कितना हुआ, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे। अब बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है या नहीं है, इसके संबंध में मतभेद है। शुक्ल जी तो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। शुक्ल जी के मत के अनुसार, शुक्ल जी ने एक स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट को आप लोग रट लीजिएगा, अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। ये कहते हैं कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। स्टेटमेंट में दोहरा रहा हूं, चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। अब प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि महाकाव्य है क्या। देखिए, एक शब्द आता है हिंदी साहित्य में, जब आप पढ़ेंगे, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे जरूर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य मैंने पहले भी बता चुका हूं, इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं खंड काव्य और दूसरे को हम कहते हैं महाकाव्य। ठीक है। अब प्रश्न उठता है, यहां महाकाव्य की ही चर्चा करेंगे। प्रश्न उठता है, महाकाव्य है क्या? महाकाव्य क्या है? महाकाव्य को डिफाइन करने के लिए 2 मत प्रचलित हैं साहित्य में। एक पुरातन मत है जिसको हम प्राचीन या पारंपरिक मत कहेंगे, और दूसरा मत जो है वो है नवीन या आधुनिक मत। प्राचीन मत के अनुसार महाकाव्य वही होगा जिसमें एक धीरोदात्त नायक होगा, एक नायक होगा जो उदात्त विचार का होगा, जो उदार विचार का भी होगा, और वो उच्च कुल से बिलोंग करता होगा, उसका जो कुल खानदान होगा वो उच्च होगा। उस महाकाव्य में एक कोई भी काव्य महाकाव्य तब होगा जब उसमें वीर, शांत या श्रृंगार में से किसी एक रस का वर्णन किया जाएगा, एटलीस्ट एक रस। कोई भी काव्य महाकाव्य तब होगा जब उसमें विविध छंद होंगे। विविध मतलब कि कई प्रकार के छंद, यानी कि छंदों में विविधता होगी। क्या होगा भाई? छंदों में विविधता। मेरी राइटिंग आप लोग देख के खुश हो जाते होंगे, इतना अच्छा लिखता हूं। तो छंदों में विविधता होनी चाहिए। आगे बढ़े, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहां से बात निकल के सामने आता है। कम से कम 8 सर्ग होंगे तो हम एक काव्य को महाकाव्य कहेंगे। रामचरितमानस में मात्र 7 कांड हैं, फिर भी उसको महाकाव्य कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसमें बहुत मतभेद होता है। कई लोग कहते हैं कि कई लोग नहीं, कोई जो मूर्ख होगा वही कहेगा, जिसकी बुद्धि थोड़ी कम होगी वही कहेगा कि मात्र 7 कांड है तो कैसे आपने रामचरितमानस को महाकाव्य कहा। आप ये देखिए कि उस 7 काव्यों की, 7 कांडों की समग्रता किसी 8, 10, 15, 17 सर्ग के महाकाव्य से बड़ी है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो रामचरितमानस में न हो। इसलिए रामचरितमानस को महाकाव्य कहना 100% सही है। बिल्कुल धूमधाम से, एकदम आराम से इसको आप कह सकते हैं। आगे बढ़ें, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए महाकाव्य में। 4 पुरुषार्थों का वर्णन होना चाहिए। 4 पुरुषार्थ क्या हैं? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं शास्त्रों के हिसाब से, और इन चारों पुरुषार्थों का जिक्र जिस काव्य में होगा उसी को हम महाकाव्य कहेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, महाकाव्य जो होगा उसमें 2 पक्ष होंगे, एक सज्जन पक्ष, एक दुर्जन पक्ष। सज्जन पक्ष की प्रशंसा की जाएगी, दुर्जन पक्ष की निंदा की जाएगी। प्राचीन मत के हिसाब से अगर ये 1 से 6 तक के बिंदु
किसी काव्य में मिलते हैं और सिद्ध होते हैं तो हम आराम से कह सकते हैं कि वो काव्य एक महाकाव्य है। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो क्या माना जाए? क्या हम ये मान लें? तो क्या माने आखिर? क्या मान लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है? भाई पृथ्वी तो धीरोदात्त भी है और उच्च कुल का भी है। कुल तो उच्च ही है, सोमेश्वर का पुत्र है, राजा है अजमेर का, यानी कि उच्च कुल का तो है। रस की बात करें तो भाई श्रृंगार रस भी आप लोगों को लगता होगा कि 14 शादियां की हैं तो श्रृंगार रस भी होगा। संयोगिता के साथ प्रेम प्रसंग अलग चल रहा है, सशिवृता के साथ अलग चल रहा है, इच्छिनी के साथ अलग विवाह चल रहा है, सब उस पर मोहित हो रहे हैं। हाँ, श्रृंगार पक्ष है, लेकिन वीर रस जो है पृथ्वीराज रासों में वो बड़ा प्रधान है। आप कल्पना करके देखिएगा, युद्ध का वर्णन जो उसमें कई प्रसंगों में युद्ध का वर्णन किया गया है, चाहे भीमदेव से युद्ध किया गया हो इच्छिनी से विवाह के लिए, या फिर संयोगिता को लाने में उसने जो वीर रस दिखाया है युद्ध करके ही तो लाया है, या फिर और आगे जाइए मोहम्मद गोरी को इतनी बार हराया, लास्ट में मोहम्मद गोरी से हारता है, उसके बाद भी जो धनुष बाण खींच कर मारा मोहम्मद गोरी मर गया। दोनों आपस में एक दूसरे को पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई कटार घोंप कर मार लेते हैं। क्या ये वीरता नहीं दिखाता है? दिखाता है ना, इसलिए हम कहेंगे कि वीर रस की प्रधानता है इस काव्य में। आगे बढ़िए। पृथ्वी की वीरता मैंने बता दिया। अंतिम दृश्य की गरिमा आप देख सकते हैं, एक अंधा व्यक्ति तीर बाण शब्द भेदी बाण चला के किसी को मारता है और अंत में दोनों, उसका कवि और वो अपने आप एक दूसरे को खंजर घोंप कर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो गरिमा एक मेंटेन हो जाती है कि वो एक अच्छी मृत्यु ही मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नामों, अब इसमें छंद के बारे में बात करें, छंद भी होना चाहिए प्राचीन मत के अनुसार। 68 प्रकार के छंद हैं, सर्वाधिक छंद आप कह सकते हैं। इतने प्रकार के छंद हैं पृथ्वीराज रासों में कि नामवर सिंह जो हिंदी के बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ, हाल ही में मतलब 1-1.5 साल हो गया, नामवर सिंह ने कहा है कि चंद को हिंदी के छंदों का राजा कहा जा सकता है। चंद कौन? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को हिंदी के छंदों का राजा कहते हैं नामवर सिंह, क्योंकि पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई ने 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। याद करिएगा पिछले स्लाइड से मैंने क्या बताया था, महाकाव्य का मतलब विविध छंद, 68 प्रकार के छंद हो गए। अब क्या चाहिए आपको? आगे बढ़ें। सर्ग की बात की गई तो इसमें सर्ग नहीं है, सर्ग नाम से कुछ भी इसमें नहीं है। हाँ, इसमें समय के नाम से, जैसे समय 1, समय 2, ऐसे करके आप समझिएगा। कुल 69 समयों में विभक्त है पृथ्वीराज रासो। 69 समय मिलाकर कम से कम 8 सर्ग से तो अधिक ही तो हो जाएंगे मेरे भाई। यानी कि ये वाली क्राइटेरिया जो है प्राचीन हिंदी की, प्राचीन मत जो है महाकाव्य मानने की जो एक गाइडलाइन दी गई है, उस पर भी खरा उतरता है पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़िए। भाषा, अच्छी भाषा है, सज्जन और दुर्जन पक्ष भी है, दिखाया गया है कि सज्जन भी बताया गया किसी को, दुर्जन भी। आप देखिए ना, कर्ण को कहीं पे दुर्जन बताया गया, तभी तो कर्ण ने जब भीमदेव के भाई की हत्या की तो कर्ण को पृथ्वीराज चौहान आंख पर पट्टी बांधने की सजा देता है। तो सज्जन दुर्जन पक्ष भी है, चारों पुरुषार्थ भी है, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, अंत में मृत्यु हो ही जाती है, छंद अलंकार आदि भी है, सब कुछ चीज ठीक ठाक चल रहा है। यानी कि आपको इस स्लाइड से इतना कंफर्म हो गया होगा कि पृथ्वीराज रासो क्या है भाई, एक महाकाव्य है। इतना आसान थोड़ी है कुछ कह देना। अभी और भी लोग तो आएंगे, शुक्ल जी की बात को अंतिम सत्य नहीं मान सकते हैं, सारे इतिहासकार एक दूसरे को काटेंगे। नया विचार देखते हैं किस आधार पर, प्राचीन इतिहास प्राचीन आधार पर तो हमने मान लिया। डॉक्टर नगेंद्र आते हैं, नागेंद्र नहीं नगेंद्र, याद रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र साहब आते हैं और ये कहते हैं कि परंपरागत आधारों को हटाइए, उसके हिसाब से तो कथा में उदात्त कथानक, उदात्त भाव, उदात्त कार्य, उदात्त नायक, ये सारी चीजें होनी चाहिए। महाकाव्य का निर्धारण इस बात से होना चाहिए कि उस कथा में उदात्त कथानक, उदात्त भाव, उदात्त कार्य, उदात्त नायक है या नहीं है। ठीक है, परंपरागत आधारों को अगर छोड़ दिया जाए, वो 8 सर्ग वगैरह वाली बात हटा दी जाए, तो एटलीस्ट ये सारी चीजें होनी चाहिए। इस दृष्टि से पृथ्वीराज रासो कमजोर दिखाई पड़ता है। क्यों भाई? 14 विवाह जो व्यक्ति कर रहा है उसको आप उदात्त कैसे कहेंगे आधुनिक काल के हिसाब से? आज के समय में कोई 14 विवाह कहे तो उसको आप उचित कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। पृथ्वीराज रासो में 14 विवाह का जिक्र है, किस प्रकार मान लें कि ये उदात्त नायक का चरित्र है? नहीं है। व्याकरण पक्ष, भाषा पक्ष की कुछ कमजोरियां बताते हैं डॉक्टर नगेंद्र, और कहते हैं कि यहाँ पर इतने सारे युद्ध हुए, युद्ध का कोई ऐसा उद्देश्य तो नहीं दिख रहा है कि उससे अगर उस युद्ध को टाल सकते थे तब भी काम हो जाता, संयोगिता से विवाह नहीं होती तब भी काम हो जाता। तो कोई नायक अपने स्वार्थ के लिए, अपने विवाह के लिए एक युद्ध कर देता है, क्या यह उदात्त नायक का चरित्र दिखाता है? डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं।
डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इस नायक में संयम और धैर्य की कमी भी है। विलासिता में डूबा तो विलासिता में ही डूब गया, कैसे कहोगे कि वो उदात्त नायक है। नया विचार कुछ इस प्रकार से है। चलिए अब बात करें महाकाव्यों के प्रकार। महाकाव्यों के प्रकार 4 होते हैं। एक तो भाव प्रधान महाकाव्य जिसमें भाव की प्रधानता होगी, चरित्र प्रधान जिसमें नायक होगा, उस नायक के चरित्र की प्रधानता होगी, तीसरा घटना प्रधान जिसमें घटनाएं घटेंगी, हर एक क्षण में एक ट्विस्ट आएगा, एक नई घटना घटेगी, मतलब कहिए क्लाइमैक्स की भरमार रहेगी। चौथा है कि वर्णन प्रधान, वर्णन कर रहा है, जहां लेखक वर्णन करने बैठा वर्णन ही कर रहा है वर्णन तो वर्णन ही कर रहा है। ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो के साथ क्या है कि ये कहीं कहीं पर तो घटना प्रधान लगता है भाई, जहां ट्विस्ट आ रहा है ना, एक विवाह और फिर एक विवाह, फिर उससे प्रेम, हंस जाकर उससे कुछ कह रहा है। इन सारे क्लाइमैक्स को देखें तो लगता है कि घटना प्रधान है। कहीं कहीं पर ये देखिए, यहाँ पे कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्लीज़ टाइपिंग मिस्टेक को आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। वर्णन प्रधान, यहाँ पे वर्णन प्रधान, कहीं कहीं घटना प्रधान लगता है, कहीं कहीं वर्णन प्रधान लगता है, और कहीं कहीं लगता है कि चरित्र प्रधान है। हालांकि अगर पूरे चीज़ को समराइज करते हुए एक वाक्य में कहें तो हम कहेंगे पृथ्वीराज रासो एक ऐसा महाकाव्य है जिसको हम घटना प्रधान भी मानेंगे और वर्णन प्रधान भी मानेंगे। कन्फर्म हो गया। पृथ्वीराज रासो का महाकाव्य तो किस प्रकार का है, घटना प्रधान भी है और वर्णन प्रधान भी है। आगे बढ़ते हैं। आता है महत्वपूर्ण, अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक प्रामाणिकता। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिले हैं। कुछ संस्करण जो हैं बाद में लगता है कि क्षेपक जोड़ दिया गया है, बाद में कुछ जोड़ दिया गया, इस प्रकार के। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, क्लियर ही नहीं है कि कौन सा पृथ्वीराज रासो का कौन सा पार्ट जो है वो वास्तव में चंद्रबरदाई ने लिखा था। कुछ लोग तो कहते हैं चंद्रबरदाई था भी कि नहीं था, इसके बारे में भी है, मैं सारा डिस्कस करूंगा। कुछ लोग जो अप्रामाणिक मानते हैं उनमें सर्वप्रथम हैं आचार्य शुक्ल जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर वुलर। ये तीनों लोग मानते हैं कि ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अप्रामाणिक ग्रंथ है। द्विवेदी जी कहते हैं कि भाई ये अर्ध प्रमाणिक है। अर्ध प्रमाणिक का मतलब कुछ भाग इसका प्रमाणिक है और कुछ भाग जो है उसका वो अप्रामाणिक है। कौन कह रहा है ये, कौन कह रहा है भाई, ये कह रहे हैं द्विवेदी जी। अब आते हैं गारसा दत्तासी, फिर आते हैं मिश्र बंधु और आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ये लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत प्रमाणिक है। इनके अलग तर्क हैं, ये अपना तर्क देंगे कि रासो क्यों प्रमाणित है। पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं। देखिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऐतिहासिक प्रामाणिकता की कमी कहां कहां पर है। देखिए चौहानों को यहां पर बताया गया पृथ्वीराज रासो में कि अग्निकुंड से उत्पन्न है। अग्निकुंड से उत्पन्न है मतलब अग्निवंशी हुआ, जबकि इतिहास में पता चलता है कि चौहान वंश के जो राजा थे वो अग्निवंशी नहीं थे बल्कि सूर्यवंशी थे। एक पॉइंट याद करिएगा, सब नोट करना है आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन। इसमें चौहानों की 44 वंशावलियों का जिक्र है। 44 वंशावलियों का मतलब 44 वंश दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जबकि प्रमाण मिलता है 7 वंश का ही। एक यहां पर ऐतिहासिक प्रामाणिकता की कमी खली। पृथ्वीराज रासो की माता का नाम मैंने बताया था ना, अनंगपाल की पुत्री से शादी होता है किसका, सोमेश्वर की। तो पृथ्वीराज राज जिसको हमने एक्स माना था, वो एक्स का नाम यहां बताते हैं कि कमला देवी है, और इतिहास बताता है कि कर्पूरी देवी है। इसीलिए तो हमने एक्स माना था कि क्या माने, कमला देवी माने या कर्पूरी देवी माने। चलिए पृथ्वी की बहन का विवाह बताया जाता है कि समर सिंह जी के साथ हो गया। किसके साथ हुआ, समर सिंह के साथ। बाद में इतिहास तो कहता है कि समर सिंह पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के 100 साल बाद तक जीवित थे। तो कोई भगवान तो थे नहीं समर सिंह की, जब तक चाहे तब तक जिएंगे। 100 वर्ष तो आयु ही होती है इंसान की। इसका मतलब यहां पर भी ऐतिहासिक तथ्यों में कमी खटक रही है। आगे बढ़िए। 5वां पॉइंट है कि इसकी भाषा 16वीं शताब्दी के आसपास की लगती है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग लगता है इसमें, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग। हालांकि अभी आएंगे, बहुत विद्वान लोग आएंगे जो बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वीराज के जन्म और मृत्यु की तिथियां इतिहास से मिलती जुलती नहीं। इतिहास में कुछ और बताया गया है, यहां पे कुछ और बताया गया है। गोरी की मृत्यु बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान वो शब्द भेदी बाण चला के मारते हैं, वहीं पे वो खत्म हो जाता है, खेल उसका समाप्त हो जाता है। इतिहास कुछ और ही बताता है। इतिहास बताता है कि 1206 सन में खोखरों के द्वारा गोरी की हत्या की जाती है। अब बताइए किसको सही माने, इतिहास को कि पृथ्वीराज रासो को। फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की जो रचना हुई है, तो पृथ्वीराज के एक कवि थे, उनका नाम था जयनायक। जयनायक ने एक किताब लिखा, उसका नाम है पृथ्वी विजय। पृथ्वी विजय में जयनायक अपने समकालीन सारे कवियों का जिक्र करता है, चंद्रबरदाई का जिक्र ही नहीं है।
डॉक्टर शुक्ल कहते हैं कि जो कवि पृथ्वीराज के समय का एक कवि है जयनानक, जिसने लिखा है पृथ्वी विजय, सारे कवियों का उल्लेख किया, चंद्रबरदाई का उल्लेख नहीं किया। क्यों भाई? पृथ्वी मतलब डॉक्टर शुक्ल के बात यहाँ पे सिर्फ शुक्ल जी की नहीं है, जितने भी लोग अप्रामाणिक मानते हैं वो सब कहते हैं कि समकालीन कवियों का उल्लेख किया, तो तुम्हारा उल्लेख क्यों नहीं किया? इसका मतलब चंद्रबरदाई नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं इतिहास में। ये तो और बड़ी घटना घट गई। आगे बढ़िए। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो की घटनाओं में मेल जोल देखने को मिलता ही नहीं है। पृथ्वीराज रासो कुछ और घटना बता रहा है, संयोगिता को लेकर अलग चर्चा चल रहा है, शशिवृता को लेकर अलग चर्चा, भीमदेव साहब की अलग चर्चा, और यहाँ पे कुछ और चल रहा है। यानी कि दो ग्रंथ जो एक ही समय में लिखे गए हैं, दोनों में घटनाओं का मेल जोल ही नहीं है। किसको सच माने? आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम मान लें कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल ही अप्रामाणिक ग्रंथ है, इतिहास से कुछ भी लेना देना नहीं है? आते हैं मिश्र बंधु जिन्होंने लिखा मिश्र बंधु विनोद, ये आते हैं, इनका विचार आता है प्रामाणिकता के पक्ष में। ये कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है भाई कि जयनायक के मन में चंद्रबरदाई के प्रति द्वेष हो, वो जलता हो चंद्रबरदाई से, इसलिए चंद्रबरदाई का नाम ही नहीं लिखा। संभव है, मनुष्य है, जलन हो सकती है। आगे बढ़िए। लोग कहते हैं भाषा अरबी फारसी कहाँ से आ गई? अरबी फारसी भाषा भारत में बाद में आई। भाई देखिए, मिश्र बंधु बताते हैं कि चंद्रबरदाई का जन्म हुआ था लाहौर में, और उस समय तक, गोरी के समय तक, अरबी फारसी भारत में लाहौर में आना शुरू हो गया था। इसका मतलब अरबी फारसी का डिबेट फालतू का डिबेट है, अरबी फारसी के शब्द इस काव्य में हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात जो आता है वो आता है कि इतिहास में देख लें, पृथ्वीराज के जन्म के संबंध में मत जो है, मृत्यु के संबंध में, तराइन के युद्ध के संबंध में, इन सारे युद्धों के इतिहास के समय को देखें तो 90 से 91 वर्ष की कमी खलती है। क्या कमी खलती है? तो देखिए, पृथ्वीराज रासो के प्रत्येक घटनाओं की तिथि जो है वो इतिहास के घटनाओं की तिथि से 90 साल कम है, 90 साल पीछे है। मतलब आप मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई घटना 1198 में हुई है इतिहास के हिसाब से, तो पृथ्वीराज रासो के हिसाब से वो घटना 1102 में हुई है, मतलब 90 वर्ष पहले ही हो गई है। इसके बारे में मिश्र बंधुओं ने बताया कि चंद्रबरदाई ने एक नए संवत का प्रयोग किया। कौन सा संवत? उसका नाम है अनंत विक्रम शाक। यहां देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये है अनंत विक्रम शाक संवत का प्रयोग किया है। किसने भाई? चंद्रबरदाई ने। और वो 90 वर्ष पीछे है। यानी कि इतिहास के सभी घटनाओं में अगर 90 साल जोड़ दिए जाएं, सॉरी यहां पे मैंने गलत बता दिया था, ये 90 साल पीछे नहीं, 1198 में कोई घटना अगर घटी है तो अनंत विक्रम शाक संवत के हिसाब से 1198 में आपको 90 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 1102 में घटी घटना को 1198 में आप बदल सकते हैं, किसमें? अनंत विक्रम शाक के संबंध में। क्लियर है? इतिहास की प्रत्येक घटनाओं में यदि 90 या 91 वर्ष जोड़ दिया जाए तो सारी नहीं कहूंगा, गलती से बोल दिया, अधिकांश घटनाएं पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक और प्रामाणिक हो जाएंगी। बड़ी दुविधा हुई, कुछ लोग कहे कि प्रामाणिक नहीं है, कुछ लोग कहे अप्रामाणिक है। मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा, बीच का मार्ग। अब हमें तो लिखना है, यूपीएससी प्रश्न पूछेगा प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कैसे व्याख्या करेंगे हम बताएंगे। द्विवेदी जी ने चारों संस्करणों की व्याख्या की, 4 संस्करण मिले हैं, चारों की व्याख्या की। उन्होंने माना कि जो अंश ओरिजिनल राइटर यानी चंद्रबरदाई साहब के द्वारा लिखे गए हैं वो प्रामाणिक हैं, और कुछ जो बाद में क्षेपक जोड़े गए वो अप्रामाणिक हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वीराज रासो में कई बातें ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं होती हैं। ठीक है, निष्कर्ष यही निकलेगा, कई बातें ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं होती हैं, परंतु पूरी तरह से अप्रामाणिक भी नहीं मानेंगे। और ऐतिहासिक सिद्ध नहीं होने के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि चंद्रबरदाई एक दरबारी कवि था। दरबारी कवि दरबार में तभी अपने राजा को खुश रखेगा जब उसकी प्रशंसा करेगा। जिस दिन विरोध में बोलेगा उस दिन उसको राजा निकाल देगा, और दरबारी कवि राजा अगर निकल जाएगा राज्य से तो खाएगा पिएगा क्या। इसलिए पुरस्कारों के लिए, राजा के दरबार में बने रहने के लिए चारण की व्यवस्था थी, दरबारी काव्य हुआ करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि दरबारी भावना की प्रधानता के कारण दरबारी काव्य के जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण हमें पृथ्वीराज रासो में भी देखने को मिलते हैं, और इसीलिए कई चीज़ें ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं है, चाह कर भी चंद्रबरदाई लिख नहीं सकता है। चलिए समाप्त हो गया, रासो काव्यों के बारे में हमने डिस्कस किया।
मेन रासो का पृथ्वीराज रासो, सिलेबस में सीधा सीधा लिखा है पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता। आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रंथ है खुमार रासो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, जहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है ध्यान मत दीजिएगा। देखिए यहाँ युद्ध हो लिख दिया गया है युद्धों को। नरेश कुमार के युद्ध का वर्णन है कुमार रासो में, और इसकी रचना की थी दलपति विजय ने 9वीं शताब्दी में। कुछ लोग मानते हैं कि 17वीं शताब्दी में लिखा गया, और जिस नरेश सिंह का यहाँ पे जिक्र किया गया है वो 17वीं शताब्दी के राजा हैं। आगे बढ़ें, अगला है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो में कहा गया कि इसके रचयिता जो है वो नरपति नाल हैं, इनका नाम है नरपति नाल, और इसका समय काल 1155 ईस्वी माना जाता है। माता प्रसाद गुप्त आते हैं, वो कहते हैं नहीं 14वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। आते हैं डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, ये कहते हैं 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है, ये सिद्ध भी करते हैं। तो ये देखिए मैं पहले ही बता दूं कि बहुत सी चीज़ें हैं इतिहास में, हिंदी साहित्य इतिहास में जो प्रामाणिक नहीं है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट तक केस चल गया है 69,000 शिक्षक भर्ती का। प्रश्न था नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, सीधी सी बात है मत्स्येंद्र नाथ थे कि गोरखनाथ थे, इसके बीच में चल रहा है। मैंने भी अपने वीडियो में गोरखनाथ बताया है। गोरखनाथ बताने के पीछे कारण है, अब ओरिजिनली देखें तो मत्स्येंद्र नाथ ही हैं, लेकिन गोरखनाथ इसलिए बताया जाता है कि कई बार आयोग गोरखनाथ को सही माना है। अब यूजीसी 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी कि नाथ संप्रदाय के कौन हेड हैं, कौन प्रवर्तक हैं। जब वो रिपोर्ट आएगा तो हम उसको मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम्मीर रासो की चर्चा करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि इसके कुछ छंद प्राकृत प्रैंगलम से शुक्ल जी को प्राप्त हुए तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अलाउद्दीन और हम्मीर के युद्ध का वर्णन है हम्मीर रासो में। आए राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जल्लज नाम के किसी कवि की रचना। देखिए बहुत सी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, ये जल्लाज नहीं है जल्लज है। तो जल्लज नाम के किसी कवि की रचना है, और ये अलाउद्दीन और हमीर वगैरह ये सब कुछ इससे मतलब नहीं है, ये रचना प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। क्लियर कर दूं मैं। आते हैं परमाल रासो पर। परमाल रासो की मूल प्रति आज तक नहीं मिली, जिसकी मूल प्रति ही नहीं मिली उसके बारे में हम क्या चर्चा करें। मूल प्रति अनुपलब्ध है। 1865 में पहली बार चार्ल्स इलियट साहब ने इसको प्रकाशित किया। इनके अनुसार, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा। परमाल रासो एक किताब है, क्लियर है। एक किताब कौन सी थी, पृथ्वीराज रासो। दोनों में एक मतभेद मिलता है। पृथ्वीराज रासो में मिलता है कि परमाल रासो को पृथ्वीराज जी ने माफ कर दिया था। परमाल को पृथ्वीराज ने माफ कर दिया था, दया कर दिया था। वहीं परमाल रासो में लिखा मिलता है कि परमाल को पृथ्वीराज ने क्या किया था भाई, बहुत ही बर्बरता पूर्वक निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या कर दी थी। चलिए अब हम आज के आखिरी टॉपिक पर आते हैं। एक मेरे वीडियो पर कमेंट आया था कि सर जब हम आदिकाल भक्तिकाल वगैरह पढ़ते हैं तो हम गद्य रचना क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों हम काव्य पढ़ते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, सूफी काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, तमाम चीज़ें पढ़ लिया हमने, गद्य के बारे में क्यों नहीं पढ़ते। देखिए गद्य का विकास बड़ा बाद में हुआ। आदिकाल में कुछ गद्य लिखे गए, बड़ा ही कम गद्य लिखा गया और बहुत ही कम विकसित था। तो देखिए एक गद्य आता है नंबर 1, उसका नाम है राउल वेल प्राचीनतम चंपू काव्य है। मन में प्रश्न आएगा चंपू काव्य क्या है। देखिए मैं वीडियो आसान इसलिए बनाता हूँ, मैं सरल भाषा में बनाता हूँ, मैं अंग्रेजी के शब्दों का भी यूज करता हूँ। क्यों करता हूँ, बहुत लोग हैं जो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, बायो बैकग्राउंड के, साइंस में सब आ गया, मैं बीएससी बायो हूँ, मैथ तो सब आ गया, उसके साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। इन लोगों को साहित्य की समझ उतनी नहीं है। हाई स्कूल के बाद कभी पढ़ाई नहीं हिंदी तो कहाँ से आएगा, जब तक सरल तरीके से नहीं समझेंगे नहीं हो पाएगा। तो राउल वेल जो है ये सबसे प्राचीनतम चंपू काव्य है। चंपू काव्य हम उसको कहते हैं जहाँ पे कविता भी हो और उसके साथ साथ गद्य भी हो। सीधा सीधा कहें तो काव्य प्लस गद्य, इन दोनों को मिला जुला कर जो ग्रंथ लिखा जाए उसको हम कहेंगे चंपू काव्य शैली का ग्रंथ। राउल वेल सबसे प्राचीनतम चंपू काव्य है। चंपू है तो गद्य भी होगा, यदि गद्य होगा यानी कि इसको गद्य साहित्य में भी हम गिनती करेंगे। फिर आता है दामोदर शर्मा जी के द्वारा लिखा गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण, 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। दामोदर शर्मा इसके रचयिता हैं। आदिकाल के गद्य साहित्य में ये भी एक स्थान रखता है। फिर आते हैं मैथिली के बड़े रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर लिखा। क्या लिखा, तो वर्ण रत्नाकर। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है। एक चीज मैं और बता दूं, रासो ग्रंथों की भाषा पर जब कुछ आएगा तो मैंने शायद, मुझे लगता है कि पहले डिस्कस किया हुआ है, डिस्कस किया है कि हाँ डिस्कस किया है मैंने, जिसमें मैंने प्राकृत और प्राकृता भाषा अपभ्रंश के बारे में, जैन वगैरह के बारे में बताया था।
एक बात और नोट कर लीजिएगा, रासो ग्रंथ में अरबी और फारसी इसका भी प्रयोग मिलता है। इसी के लिए तो मतभेद हुआ था पिछली स्लाइड में कि फारसी आ रहा है तो फारसी तो बाद में आया, तो फिर कैसे पृथ्वीराज रासो को हम बाद का पहले का ग्रंथ मान लें। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आज की क्लास में डिस्कस की। मुझे पूरा विश्वास है कि पृथ्वीराज रासो की कहानी, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, प्लस पॉइंट निगेटिव पॉइंट सारी चीज़ें, महाकाव्यत्व तो पृथ्वीराज रासो का, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस हो गई होंगी। एक बात मैं और कहूँ कि पृथ्वीराज रासो में जो भाव का वर्णन किया गया है, जो आखिरी दृश्य है ना पृथ्वीराज रासो का, वो बड़ा ही गरिमापूर्ण दृश्य है। वो दृश्य अपने आप में इस रासो साहित्य के यहाँ पे जब आप उसको पढ़िएगा तो आपके मन में भी एक बड़ा ही अलग तरह का भाव जनरेट होता है। इसलिए कि देखिए, एक अंधा आदमी अपने कवि के सिर्फ इतने कहने पर 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, वो तीर मारता है और सीधा सीधा गौरी जो है वो मर जाता है। ऐतिहासिकता इससे भिन्न है, लेकिन रासो के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। इसके बाद और भी बड़ी घटना है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में खंजर घोंप कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। ये जो समय है ये भावना प्रधान भी हो जाता है और घटना प्रधान भी हो जाता है, वर्णन प्रधान तो खैर है ही। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य तो है, इसके बारे में आप संदेह नहीं कर सकते। खैर, आदिकाल यहीं पर समाप्त होता है। मेरे हिसाब से आदिकाल के जितनी सिलेबस के हिसाब से जो सारी चीज़ें थी मैंने डिस्कस किया, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी तीनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। यहाँ पर आदिकाल समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे भक्तिकाल के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वही पुरानी बात, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अंत तक देखा है तो ज़रूर आपको मज़ा आया होगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर भी करिएगा और नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो, खास करके इस वीडियो पर मैंने ज़्यादा मेहनत की है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।